नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी एक कुंडली विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण एपिसोड आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं कि कारक ग्रह जब फल नहीं दे पाता है तब अकारक ग्रह कैसे फल देता है। जन्म कुंडली के माध्यम से हम कैसे इस बात को समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब हमारे प्रमुख ग्रह किसी कारणवश हमें फल नहीं देते हैं और उसके बाद के ग्रह या उन्हीं ग्रहों के कुछ ग्रहों से मिलते जुलते उपरत्न हमें अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल देते हैं, तो वही इस एपिसोड में हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर हम महंगे महंगे रत्न धारण करते हैं, या बहुत से लोग जो रत्न धारण नहीं कर सकते जड़ी धारण करते हैं या उससे संबंधित उपाय आदि करते हैं, तो उसका प्रतिफल व्यक्ति को जैसा होता है, जैसा वह चाहता है, उसे नहीं मिल पाता है। जो अपेक्षा उसने रखी हुई होती है वह उसे पूर्ण तरीके से उस पे वह फल प्राप्त अपेक्षा में नहीं कर पाता है, खरा उतर नहीं पाता है। तो बात करते हैं जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में यदि कोई व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति हो कि जब उसके लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि स्वामी किसी कारणवश फलदायी न हो, तो उस परिस्थिति में उसे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो कि लाइफ टाइम भी हो और उसे हमेशा ही फल प्रदान करता रहे। यह हम आपको एक इस पत्रिका में बताएंगे। होने के लिए तो कहीं पे लग्नेश की स्थिति अत्यंत मजबूत होती है, उसका रत्न धारण करना चाहिए, कहीं पर को पंचमेश का करना चाहिए, कभी राशि स्वामी मजबूत बन जाता है तो कभी भाग्य की स्थिति तो सबसे पहले देखी जाती है। तो ये जो जन्म पत्रिका हमारे पास आई है, यह जन्म पत्रिका मुंबई से आई हुई है। तो यह पूर्व में हमने इसका विश्लेषण भी किया होगा, किंतु यह हमें संज्ञान में थी, तो क्योंकि इसकी अकारक वाली स्थिति को देखते हुए। तो जन्म जो दिनांक है 13 अक्टूबर 1984, 13/10/1984। इनका जो समय है वह रात्रि 11:05 का है। प्लेस मुंबई हो गया। तो इनका जो जन्म लग्न है कर्क लग्न की यह कुंडली है और जातक की जो है वृषभ राशि बनती है। लग्नेश चंद्रमा जो है, लग्न के स्वामी चंद्रमा राहु के साथ ग्रसित हो गए हैं लाभ भाव में। राहु के साथ ग्रसित होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आदि के लिए या घर के साथ, घर के पारिवारिक सदस्य आदि के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, वैचारिक मतभेद आदि ऐसा देखने में आता है। ग्रहण योग यहाँ पर को बन गया, किंतु कहीं ना कहीं जीवन में लाभदायी यह योग भी रहता है, क्योंकि ऐसा होना कहीं ना कहीं घर के भीतर रहने से ज्यादा फलदायी रहता है। भले ही हम कहेंगे कि भाई ये तो ग्रहण योग के कारण हुआ है, लग्नेश चंद्रमा जो राहु के साथ युक्त है, किंतु यदि ऐसा जातक घर में रहता ऐसी परिस्थिति में तो वह ज्यादा उसके लिए खराब रहती। तो किंतु यह परिस्थिति के कारण जातक को घर से बाहर रहना पड़ता है, या घर के अपने सदस्यों के साथ विचारों का मतभेद रहता है, अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आती हैं। तो बात करते हैं लग्नेश का जो रत्न है। लग्नेश यानी कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, ऑलरेडी लाभ भाव में बैठे हैं। अब यहां पर को राहु के साथ है, तो राहु के साथ वह ग्रहण योग बना रहे हैं। ग्रहण योग बना रहे हैं तो यदि जातक यहां पर को मोती रत्न धारण करता है तो यहां पर तो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अत्यंत फलदायी होते हैं, और यहाँ पर कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। यह ज्योतिष का सूत्र है। तो यहाँ पर कोई यदि जातक मोती रत्न धारण करेगा तो राहु ग्रह कहीं ना कहीं उससे रुष्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर कोई मोती का कोई फल तो प्राप्त होएगा नहीं, और जो उसको नेगेटिव रिजल्ट मोती धारण करने से देखने में आ सकता है। तो यदि जातक को चंद्रमा से संबंधित कोई परेशानी हो, मन विचलित रहता हो और व्यक्ति खोया खोया सा रहता हो, अनिद्रा हो, जो संभावनाएं रहती हैं और जो परिस्थितियां हमने बताई, घर से वैचारिक मतभेद आदि है, तो उसे शिव आराधना करनी चाहिए। विवाह जातक का हो चुका है तो धर्मपत्नी के द्वारा पौर्णमासी का उपवास आदि कराना चाहिए, और समय समय पे रुद्राभिषेक पाठ आदि करते रहना चाहिए। तो चंद्रमा के लिए यहाँ पर को तो अक्सर जो अच्छे जो लोग होंगे वो तो कम ही यहाँ पर को रत्न धारण की राय देंगे। वैसे जातक रत्न धारण कर सकता है, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं है। किसी जातक की ऐसी परिस्थिति हो तो स्वयं रत्न धारण करके वह इसका प्रतिफल प्रैक्टिकल करके देख सकता है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और प्रैक्टिकल पर ही यह आधारित है। हर व्यक्ति, हमारे बड़े बड़े विद्वान है, हर विद्वानों में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी है, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, तो प्रैक्टिकल का विषय ज्योतिष है। अब दूसरी बात करते हैं पंचमेश की। भाग्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद बात करेंगे पंचमेश, यानी वृश्चिक राशि बनी है, पंचमेश मंगल है। पंचमेश होने के साथ साथ वह दसमेश भी है। दसमेश
अत्यंत महत्वपूर्ण दसम भाव होता है और दसवें का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। जीवन में रोजी रोटी आदि की सब इसी से देखा जाता है। तो यह छठे स्थान पे चले गए हैं। कारक ग्रह पंचमेश होकर भी कारक बन रहे हैं, दसमेश होकर भी कारक बन रहे हैं, किंतु यह छठे स्थान पर चले गए हैं। छठे स्थान पर यह अपने मित्र गुरु के घर में धनुराशि और गुरु के साथ ही बैठे हुए हैं। अब इनकी परिस्थिति के साथ साथ हम गुरु की भी परिस्थिति देख लेते हैं। गुरु हमारे भाग्येश हैं और षष्ठेश हैं और छठे स्थान पर बैठ गए हैं, यानी कि भाग्य का स्वामी यदि छठा स्थान गुप्त भाव कहा जाता है, दबा भाव कहा जाता है, यहां पर बैठ जाए तो भाग्य से संबंधित जीवन में समस्याएं आती हैं। गुप्त का अर्थ है कि भाग्य खुलने में विलंब लगता है, कब खुलेगा हमें पता नहीं होता है। और दूसरा दबा हुआ रहता है, अगर हम कोई भी कार्य करेंगे या भाग्य से संबंधित, जीवन में रोजी रोटी से संबंधित, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर को बैठा हुआ है, तो उसमें हमें अपेक्षाकृत कम फल प्राप्त होगा, दबा जैसा रहेगा, मेहनत का पूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर को मंगल, अब यहाँ पर को देखो ज्योतिष का एक सूत्र ये भी कहता है कि छठे स्थान पर गुरु शत्रुनाशक होता है, रोग नाशक होता है। अगर यहाँ पर को अगर स्वाभाविक है कि गुरु है तो शत्रु भी कहीं ना कहीं अवश्य ही होंगे, क्योंकि बुध अस्त है, बुधादित्य योग नहीं बना हुआ है, क्योंकि द्वितीय मित्र का भी देखा जाता है और षष्ठेश अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी कि घर के लोगों से ही कहीं ना कहीं अपने नियर डियर मित्र भाई बंधुओं आदि से विवाद आदि रह सकता है, जिन लोगों को हम अगल बगल जानते हैं कोई किसी भी प्रकार का, तो जीवन में शत्रु बाधा अवश्य ही रहती है। तो गुरु शत्रु नाशक होता है और रोग नाशक होता है। मंगल यहां पर को क्या करेगा, मंगल जो कि पंचमेश है, बुद्धि का भी स्वामी है और दसमेश रोजी रोटी का भी स्वामी है, बुद्धि पूर्वक शत्रुओं को दबाता है और कहीं ना कहीं गुरु को जो भाग्येश है, भाग्य के स्वामी है, छठे स्थान में गुप्त स्थान पर बैठे हुए हैं और दबे हुए भाव में बैठे हैं, तो भाग्योदय के लिए प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि रोजी रोटी मंगल से ही चलनी है। तो अब यहां पर को कोई जातक अगर नहीं हो रहा है भाग्योदय, तो वह मंगल के रत्न को देख सकता है कि भाई मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए या गुरु का रत्न पुखराज पहनना चाहिए। अब देखिए गुरु ऑलरेडी छठे स्थान पर है और षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, तो यहां पर को अपेक्षाकृत रत्न पहनने से ज्यादा यहां पर को गुरु की आराधना ज्यादा फल देगी। गुरु का रत्न पुखराज होता है, पुखराज कॉस्टली भी आता है, तो यहां पर को नहीं लगता है कि छठे स्थान के गुरु के लिए पुखराज उपयुक्त रहेगा। गुरु की आराधना, नित्य विष्णु सहस्त्र स्तोत्र आदि का पाठ करना है, या विवाह हो चुका है तो घर में अवश्य ही धर्मपत्नी के द्वारा गुरुवार का उपवास अवश्य कराना चाहिए। और किसी विशेष गुरुवार के दिन, यदि पौर्णमासी के दिन गुरुवार पड़ जाता है तो उस दिन ब्राह्मण को बुलाकर घर में सत्यनारायण की कथा आदि करते रहनी चाहिए। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। भाग्येश गुरु के रत्न की हम बात करते हैं। पंचमेश जो और दसमेश मंगल, जो भाई गुरु का रत्न अगर के लिए कोई मना कर रहा है तो मंगल का रत्न, क्योंकि छठे स्थान पर अगर चले गया है तो अपेक्षाकृत आप उसका कितना ही अच्छा रत्न पहन लें, क्योंकि ये दबे भाव होते हैं, एकदम से भाव का भी तो फल होता है, तो फल मिलने में विलंब हो जाता है और कहीं कहीं पर तो फल नहीं देखने में आता है। तो यहां पर को आराधनाएं ऐसे ग्रहों की देखने में आती है। अगर यही ग्रह पंचम भाव में बैठ गए होते तो हम अवश्य ही कहते या लग्न में तो उच्च के ही हो जाते, तो पुखराज रत्न धारण, वैसे ही वो स्वाभाविक फल देते, लेकिन कोई विशेष फल हमें चाहिए होता तो वहां पर को पुखराज रत्न आदि फलदायी होते हैं। तो यहां पर को अब मंगल का रत्न मूंगा भी धारण करने की राय कम ही दी जाएगी। इससे विशेष मंगल ग्रह की आराधना, हनुमान भक्त बनना, मंगलवार का व्रत उपवास आदि करना, यह ज्यादा फलदायी रहेगा। अगर यदि मंगल का रत्न पहना जाएगा तो यहां पर को शत्रु बाधा या गुरु को बल, भाई बल देंगे वो बली हो जाएंगे, तो गुरु को बल देंगे तो घर में जो अपने शत्रु आदि उनके साथ विवाद हो जाना। रोग भाव है, गुरु जहां रोग नाशक है, रोग की उत्पत्ति करेंगे। मंगल है, ब्लड के कारक हैं, कहीं पर को चोट आदि लग गई, एक्सीडेंटल योग बन गया, नुकसान हो गया, तो ऐसी परिस्थितियां भी यहां पर को देखने में आती है। तो यहां पर को मूंगा रत्न भी उतना उपयुक्त नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं राशि के स्वामी वृषभ राशि है। वृषभ राशि होने लाभेश और सुखेश होकर शुक्र, जो कि दोनों राशि के स्वामी हैं, अपने ही घर में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अच्छी कंडीशन में है, वेल कंडीशन में है। एक प्रकार से देखे जाए तो सबसे शुभ स्थिति शुक्र ग्रह की ही देखी जाएगी, क्योंकि जहां पर को अब बैठे हुए हैं अपने ही घर में, वहां पर को शनि जो कि उनके शिष्य हैं और उनकी उच्च राशि बनती है,
तो वह उनको बल दे रहे हैं पूर्ण तरीके से। तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति आदि का लाभ होता है और अपने बलबूते पे भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति आदि अर्जित करता है। विवाह के उपरांत ऐसे जातक का पूर्ण भाग्योदय माना जाता है। व्यापार आदि में ऐसा जातक बहुत अच्छा नाम आदि कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा वकील भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा, लाभ के चंद्रमा में ऐसी स्थिति देखने में आती है, क्योंकि लग्नेश भी चंद्रमा है। तो यहाँ पर को शुक्र काफी मजबूत स्थिति में, और जो उनका दूसरा घर है वहां पर को चंद्रमा की तो उच्च की राशि हो गई, और शुक्र राहु जो कि इनके शिष्य है शुक्र के, वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए शुक्र की वैल स्थिति है। अब यहाँ पर को डायमंड आदि धारण करना फायदेमंद भी रह सकता है विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी आता है। लेकिन ऑलरेडी शुक्र ग्रह पूर्ण फल जातक को देते हैं। भोग विलासिता पैतृक तौर पर भी व्यक्ति ऐसे जातक को मिलती है, यानी कि जीवन में कमी किसी चीज की नहीं रहती है। अब बात करते हैं, अब इसके अलावा अब बचे कौन से ग्रह। सबसे पहले आते हैं सूर्य। सूर्य धनेश है, धन के स्वामी है, घर परिवार मित्र आदि के स्वामी है, और तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठ गए हैं, जो लोगों से संबंधित समाज से संबंधित भाव है। यहां पर को बुध के घर में, बुध के साथ बुध की स्थिति थोड़ी अस्त है। अस्त होना ठीक है, नहीं तो ऐसा व्यक्ति घर को छोड़ देता है और बाहर ही ज्यादा रहता है, किंतु राजनीति में फिर ऐसा व्यक्ति ज्यादा उल्लेखनीय कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर को राहु भी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। किंतु बुध के अस्त होने से सूर्य ग्रह का यहाँ पर को बैठना सामान्य फलदायी है। पराक्रम वृद्धि कारक है, सही समय पे सही हिम्मत देते हैं, और समाज में मान प्रतिष्ठा आदि के ये कारक माने जाते हैं। चंद्र ग्रह की स्थिति हम बता चुके हैं, मंगल की स्थिति भी बता चुके हैं। अब आई बुध ग्रह की स्थिति। बुध ग्रह व्ययेश हैं और तृतीयेश हैं, और अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और अस्त हैं। तो और अस्त होने से सामान्य फलदायी है। जो फल वो सूर्य को ही ज्यादा, जो सूर्य का फल होगा उसे ही ज्यादा वह देंगे, और उसके अतिरिक्त जो उनका नेचुरल फल होगा तो सूर्य उसमें हमेशा ही उनको सहयोग करेगा। अब इसके बाद बुध के बाद बृहस्पति की स्थिति हम बता चुके हैं, शुक्र की स्थिति भी बता चुके हैं। शनि की स्थिति की वर्णन करने की जरूरत नहीं है, सब शनि दोनों जगह से मार्केस हैं और अपने घर में उच्च के ठीक स्थान पर बैठे हैं। लाभ हानि व्यक्ति को वो बरोबर अपने स्थान पे वो देते रहेंगे अपने हिसाब से, जब जब वह कारक बनेंगे गोचरवश या दशा अंतरदशा किसी भी तरह से। क्योंकि पैतृक संपत्ति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन अचल संपत्ति में वृद्धि कारक ही वह माने जाएंगे। विवाह के उपरांत अच्छा भाग्योदय ऐसे जातक का रहता है। राहु लाभ भाव में, लाभ भाव में कोई भी ग्रह, ज्योतिष का सूत्र है कि कभी खराब फल नहीं देता है। यहाँ पर कोई ग्रहण दोष यदि यह बना रहा है तो जातक को शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, विवाह के उपरांत धर्मपत्नी द्वारा पौर्णमासी का उपवास अवश्य ही होना चाहिए। महीने में घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य ही होनी चाहिए। यह ग्रह दोष हटेगा तो जीवन में बड़ा लाभ भी जातक के जीवन में देखने में आ सकता है। अब बात करते हैं अंतिम ग्रह केतु की। पंचम भाव में केतु बैठ, तो यहां पर को यदि ज्योतिष के हम बड़े बड़े पंडितों की राय देखेंगे तो हमें यही देखने में आएगा कि इस जन्म पत्रिका का जो कारक ग्रह है वह केतु ग्रह है। क्योंकि पंचम भाव में हम पहले भी कह चुके हैं, कई एपिसोडों में हमने बताया है कि पंचम है, भाग्य है, दशम है, लग्न में है। यहां पर को राहु केतु जिनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, कोई इनके भाव भी नहीं होते हैं, यहां पर को बैठ जाए तो यही कारक माने जाते हैं। और यह तभी ऐसी स्थिति में आते हैं जब अन्य ग्रहों की स्थिति इनसे नीचे हो, तब यह ऐसी स्थिति में बैठते हैं। तो यहां पर को पंचम भाव में जो केतु बैठे हैं और पंचमेश जो मंगल है वो छठे स्थान पर बैठे हैं। अगर यही मंगल यहां पर को उच्च के हो जाते तो भी वह सप्तम भाव में उच्च के होते, और यहां पर को दसम भाव में बैठते, तब जाके कहीं वह केतु का मुकाबला करते, क्योंकि तब भी केतु उनसे बली रहते, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं। तो ऐसा केतु जो पंचम भाव में भले यहां पर को बैठे हैं तो विद्या में रुकावट कारक होते हैं, लेकिन बुद्धि को बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा जातक बैठे बैठे ही अपने स्थान से बहुत चीजें हैंडल कर सकता है, बैठे बैठे अपने स्थान पर धन कमा सकता है। बहुत कुशाग्र बुद्धि कारक ऐसा जातक माना जाता है जिसके पंचम भाव में केतु बैठा हो। किंतु यह विद्या में रुकावट, गुस्सैल प्रवृत्ति और भी जिद्दीपना,
इस तरीके की यह बाधाएं देता है। विवाह के उपरांत संतान बाधा में भी यह कुछ समय के लिए रखता है, यदि इसका उपाय नहीं किया गया तो। उपाय करने के पश्चात यह वह दोष को भी दूर कर देता है। तो अब जन्म पत्रिका में हम देखें कि चंद्रमा की स्थिति मोती हमारे लिए अनुकूल उतना नहीं है। हम पहन के भी देख सकते हैं, अगर किसी की ऐसी जन्म कुंडली में स्थिति आए तो आप देखिए, जब तक देखो मरोगे नहीं, मरेंगे नहीं तो स्वर्ग कहां से देखेंगे, तो जब तक करेंगे नहीं पता कहां से चलेगा। तो आप देख सकते हैं, किंतु जो ज्योतिषी राय रहेगी वो रहेगी कि आप लहसुन या रत्न धारण करिए, ना मोती, ना पुखराज, ना मूंगा, ना आपको डायमंड। हाँ, डायमंड आप पहन सकते हैं, डायमंड बशर्ते तब जब आप केतु ग्रह से संबंधित उपाय आदि करते हैं। या रत्न की यदि बात करें, जो कि सबसे अच्छा और सरल हमारे लिए माध्यम है, जिसमें कुछ भी नहीं लगता है, ना हमें कोई समय आदि की पाबंदी है, एक बार धारण कर लिया तो हो गया और कुछ न कुछ प्रतिफल मिलेगा। लेकिन वह तब मिलेगा जब वह जन्म पत्रिका में और अन्य जगहों से भी हमारे लिए अत्यंत ही मजबूत और अनुकूल परिस्थिति में हो। तो केतु का रत्न लहसुनिया अगर यदि जातक धारण करेगा तो उसे बहुत ज्यादा चमत्कारिक प्रतिफल मिलेगा, जो प्रतिफल उसे पुखराज, मूंगा और मोती या डायमंड नहीं दे सकते। यहां पर को हमने लिखा है, इसके लिए नंबर 1 ग्रह ऐसे जातक का केतु बनता है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो बात आ गई दशमेश की, होने के लिए शुक्र की स्थिति है। लेकिन यदि हम रत्नों की बात करेंगे, और वैसे भी देखा जाए दसम भाव रोजी रोटी का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, तो और मंगल छठे स्थान पर बैठा है और अपने मित्र के घर में बैठा है, मित्र भी वहां पर को बैठा है तो उसे बल दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र से ज्यादा बली मंगल माना जाएगा। भले ही हम रत्न धारण के लिए हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा शुक्र की स्थिति है, लेकिन हम अंत में अगर निचोड़ लेंगे तो यहां पर को मंगल को हम मानेंगे। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है क्योंकि उसका जो रत्न है वह है सफेद मूंगा। यहां पर को लाल मूंगा धारण करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मंगल को शुक्र से ऊपर स्थान दिया गया है। तो सफेद मूंगा हम इसके लिए एक एपिसोड भी पूर्व में बना चुके हैं, जिन लोगों ने देखा है तो उनको अवश्य यह जानकारी होगी कि सफेद मूंगा पहनकर हमें 4 ग्रहों का फल प्राप्त होता है। पहले ग्रह है चंद्रमा, दूसरे ग्रह स्वयं मंगल, तीसरे ग्रह गुरु और चौथे ग्रह शुक्र। यानी कि यदि कोई जातक सफेद मूंगा, वो भी गोल आकृति का जो चौकोर होता है उसे धारण करता है, तो उसे चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह इनका चमत्कारिक प्रतिफल मिलता है। और इस जन्म पत्रिका में यही ग्रह कारक बने हुए हैं। तो ऐसे जातक ने अवश्य ही, हम यहां पर को रत्नों में यह भी कह सकते हैं कि भाई देखो अगर लहसुनिया नहीं पहन रहे हैं तो आप सफेद मूंगा पहन लीजिए, कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन लहसुनिया यदि जातक धारण करेगा तो सफेद मूंगे के फल में भी गिरावट नहीं आएगी, यानी रुकावट नहीं आएगी, उसका फल भी तुरंत ही पूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे मंगल ग्रह का जो रत्न है सफेद मूंगा, इसलिए मंगल ग्रह ऊपर पे है। तीसरे में आ गए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का रत्न यहां पर को डायमंड आदमी पहन सकता है, बहुत अच्छा चमत्कारिक प्रतिफल मिलेगा, किंतु यह फिरोजा, किंतु यह बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो यहां पर को फिरोजा रत्न व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रतिफल दे सकता है। उसके पीछे का कारण क्योंकि शुक्र और शनि की युति बनी हुई है, आसमानी कलर का यह रत्न है और ब्लू कलर और काला कलर कहीं ना कहीं शनि से भी संबंध रखते हैं। तो यहां पर को फिरोजा रत्न या हीरा या मोजोनाइट, मोजोनाइट भी क्यों न कहीं ना कहीं फिरोजा से अच्छा और बेहतर रत्न माना गया है। और क्योंकि इससे जो इस पे हम पूर्व में एक एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि येलो कलर और ब्लू कलर की रेशमियां इससे निकलती है। तो जो मोजोनाइट है यह येलो कलर की रेशमी निकालता है। तो ये भी हीरा अगर जो धारण नहीं कर सकता है तो मोजोनाइट धारण करेगा, तो उसे कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का और भी अच्छा प्रतिफल उसे प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में देखी जाए तो महादशा बृहस्पति की है, 25 जून 2020 से 25 जून 2036 तक 16 साल की गुरु की महादशा है। तो अक्सर यहाँ पर कुछ सीधा सीधा सा है कि कोई भी जातक से क्या कह सकते हैं कि भाई आप पुखराज रत्न पहन लीजिए, 16 साल की आपके ऊपर पे महादशा है। रत्नराज पुखराज है, हमेशा ही शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता है ऐसा माना जाता है। किंतु हम स्थिति का वर्णन कर चुके हैं, पुखराज पहनने से ज्यादा बेहतर होगा गुरु की आराधना, गुरु की उपासना, वो अत्यंत ही जातक के लिए चमत्कारिक फलदायी रही।
तो आप लोगों के लिए हमने अपने उससे एक छोटा आप लोगों के लिए एक संक्षिप्त तौर पर हम एक जानकारी लेकर आए इन पत्रिका में कि किस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टोन कौन सा रहेगा। होने के लिए तो 6 रत्न निकल रहे हैं इस जन्म पत्रिका के अनुसार। अब 6 के 6 धारण करेंगे तो पता क्या चलेगा। अब किस समय पे हो सकता है कि हमारे लिए जो कारक रत्न ही नहीं है और समय हमारा वेल चल रहा है और हमने उसको पहन लिया तो हमें पता ही नहीं चला, वो तो भाई समय का फल था, हमारे लिए रत्न का कोई फल नहीं था। तो इसीलिए कारक जब जन्म पत्रिका का अच्छा विश्लेषण करने के पश्चात जो रत्न निकलता है, और भी रत्न निकलते हैं इसमें, हम लेकर आप लोगों को नहीं इसलिए नहीं बताते कई उपरत्नों के बारे में जो कि सुलभ नहीं होते हैं, नहीं तो जो ये युतियां बनी है इनके लिए भी रत्न बताए गए हैं। तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने के पश्चात यदि आप एक या दो रत्न जो आपके लिए नंबर 1 और नंबर 2 होते हैं उन्हें पहनते हैं तो इसका चमत्कारिक प्रतिफल आपको अवश्य ही देखने में आता है। अब वैसे भी देख लीजिए, अगर हम आंकड़े अपने और जगह भी घुमाते हैं तो 3 1 4 मूलांक बन जाता है। 4 के स्वामी राहु होते हैं, राहु केतु एक ही है, यानी कि केतु का रत्न यदि जातक धारण करेगा तो कहीं ना कहीं राहु ग्रह का भी फल मिलेगा क्योंकि मूलांक में वह एक है। अब आगे को हम बहुत लंबा चले जाएंगे तो भाग्यांक फिर सवांक वो बहुत लंबी चीज हो जाती है, लेकिन जनरली एक छोटी सी चीज जिसे हर कोई व्यक्ति देखता है वह भी हम यदि देख लें तो वह भी जन्म कुंडली के अकारक ग्रहों से मिलती हुई है, यानी कि राहु से। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए लेके आए थे क्योंकि इनका काफी हमारे लिए बहुत ज्यादा दबाव भी था कि आप हमारे कुंडली का विश्लेषण जरूर करिएगा, क्योंकि जो हमने भारतवर्ष के बहुत अच्छे अच्छे गुरुजियों से विश्लेषण करवाया किंतु एक बार आपका भी विश्लेषण हो करके, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगा था पूर्व में जब हमने इनका विश्लेषण किया था तो इन्होंने कहा था हमसे कि आप अवश्य ही कर दीजिएगा, तो इनकी भी जो अभिव्यक्ति थी वह पूर्ण हो गई और आप लोगों के लिए भी हम एक बहुत अच्छी जानकारी का एपिसोड लेकर आए। तो यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप इसे, जो लोग इसके शौकीन लोग हैं जो जन्म पत्रिका आदि का विश्लेषण आदि करते हैं या जो लोग इच्छुक हैं इन चीजों को जानने के सीखने के, वहां तक आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही जानकारी हम आप लोगों के लिए सरल सी जानकारी हम लेकर आते हैं। कोई आडंबर ज्यादा हमारा रहता नहीं है, जैसा हमें आता है जैसा हमें लगता है, जो हमारा 22 साल का अनुभव है वह हम आप लोगों के लिए यहाँ पर को प्रदर्शित करते हैं। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, निरंतर आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी बहुत अच्छी अच्छी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।